5 सितंबर 2025 टीचर्स डे के दिन खेल और खिलाड़ी की टीम नाज़रीन आपकी खिदमत में हाजिर है। हम सभी को उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। ये जो सैलाबी सूरत हाल बनी है, हमें यकीन है कि अल्लाह ताला ने आपको महफूज रखा होगा। यही हमारी दुआ है कि जो भी मुश्किल सूरत हाल हो, आप सलामत रहें, सेहतमंद रहें, खुश रहें। और इस प्रोग्राम का मकसद है कि जो हमारे खिलाड़ी हैं उनकी कारकर्दगी को आप तक पहुँचाए। और इस दौरान हम अपने स्टूडियो में मेहमान भी मौजूद करते हैं। हर हफ्ते एक ख़ास टॉपिक पर, एक ख़ास खेल पर बात होती है। और आज भी एक मेहमान हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है और मार्शल आर्ट है, एक रिकॉग्नाइज्ड मार्शल आर्ट है, उसकी बात होगी। और कुछ और जो खेलों में कुछ ख़ास बातें हैं उस पर भी रोशनी डाली जाएगी। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं हस्ब दस्तूर मकामी खेलों की खबरों से। चलते हैं इसके राउंड अप के लिए मेरे साथी फारूक अहमद के पास। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका दोस्त आपकी खिदमत में हाजिर। नाजरीन किराम, यहाँ पर आपके लिए पेश होता है हफ्ते भर की ताज़ा तरीन मकामी खेलों पर मबनी हमारा खास सेगमेंट लोकल राउंड अप। आइए देखते हैं। हॉकी जे&के और बादल हॉकी क्लब बारामुल्ला के ज़रिए एहतमाम श्रीनगर में हुआ हॉकी चैंपियनशिप 2025 का शानदार आगाज। इब्तदाई दिन के मुकाबले में बादल हॉकी क्लब ने KIC त्राल को 7-2 के स्कोर से हराया। दूसरे मुकाबले में अनंतनाग हॉकी क्लब ने एकतरफा मुकाबले में KIC बारामुल्ला को हराकर मुकाबला जीत लिया। ब्राजील में मुनक्कदा 17वीं वर्ल्ड वुशु चैंपियनशिप 2025 में हिस्सा लेने के लिए जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले सूर्य भानु प्रताप सिंह मुल्क की सुकार के हमरा चैंपियनशिप में शिरकत करने के लिए रवाना। इस चैंपियनशिप में मुख्तलिफ ममालिक के 500 से ज्यादा खिलाड़ी करेंगे शिरकत। बिजबिहाड़ा में जारी फुटबॉल समर कप 2025 का दूसरा एडिशन खुश असलूबी के साथ हुआ मुकम्मल। फाइनल मुकाबले में IFC कश्मीर ने सिद्दीकी फुटबॉल क्लब अनंतनाग को हराकर सहरा अपने सर सजाया। इस कप के लिए वादी के मुख्तलिफ इलाकों से 20 टीमों ने की थी शमूलियत। माई यूथ माई प्राइड प्रोग्राम के तहत सुरनकोट में हुआ वॉलीबॉल टूर्नामेंट 2025 का शानदार आगाज। टूर्नामेंट में इलाके से वाबस्ता अंडर 17 उम्र के 22 क्लब्स कर रहे हैं शिरकत। दूसरी जानिब डिस्ट्रिक्ट कोच में हुआ अंडर 20 क्रिकेट टूर्नामेंट का शानदार आगाज। इमाम साहब शोपियान में जारी शहीद महराज मेमोरियल वॉलीबॉल टूर्नामेंट 2025 हुआ इख्तिताम पजीर। फाइनल मुकाबले में असगर वॉलीबॉल क्लब कोलगाम ने आउटलास्ट वॉलीबॉल क्लब को हराकर सहरा अपने सर सजाया। टूर्नामेंट में वादी से ताल्लुक रखने वाले 16 टीमों ने की थी शमूलियत। श्रीनगर के TRC टर्फ पर जारी CRPF फुटबॉल टूर्नामेंट 2025 का दूसरा एडिशन हुआ मुकम्मल। फाइनल मुकाबले में हमदाने FC श्रीनगर ने गांधरबल यूनाइटेड FC को 3-1 के स्कोर से हराकर मुकाबला जीत लिया। टूर्नामेंट में डिस्ट्रिक्ट बड़गाम, गांधरबल और श्रीनगर से वाबस्ता 22 टीमों ने की थी शिरकत। उड़ीसा में मुनक्कदा नेशनल सीनियर ताइक्वांडो चैंपियनशिप 2025 के दौरान जम्मू कश्मीर से वाबस्ता खिलाड़ी आफरीन हैदर ने जम्मू कश्मीर को दिलाया कांसे का तमगा। आफरीन जम्मू कश्मीर से वाहिद खिलाड़ी थी जो इस चैंपियनशिप में जम्मू कश्मीर की नुमाइंदगी कर रही थी। जम्मू कश्मीर पुलिस के ज़रिए एहतमाम सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत हैदर स्पोर्ट्स ग्राउंड तुलमुल्ला गादरबल में जारी फुटबॉल टूर्नामेंट 2025 हुआ मुकम्मल। फाइनल मुकाबले में शालबुक फुटबॉल क्लब ने बटमिला FC को 3-1 के स्कोर से हराकर मुकाबला जीत लिया। इख्तितामी तकरीब पर दोनों टीमों को एजाज से नवाजा गया। फिट इंडिया प्रोग्राम के तहत बड़गाम के सईद आगा मेहदी स्टेडियम पर जारी 7A साइड रग्बी चैंपियनशिप 2025 का तीसरा एडिशन हुआ मुकम्मल। चैंपियनशिप में डिस्ट्रिक्ट बड़गाम और श्रीनगर से वाबस्ता 200 से ज्यादा मुख्तलिफ उम्र के खिलाड़ियों ने की शिरकत। श्रीनगर में कल से हो रहा है श्रीनगर प्रीमियर फुटबॉल लीग 2025-26 का शानदार आगाज। पहले दिन के खेल में कश्मीर यूनाइटेड FC और कश्मीर एलिगेंट FC की टीमें होंगी आमने सामने, जबकि इतवार को नॉर्थ हिल यूनाइटेड और JK बैंक एकेडमी के दरमियान होगा मुकाबला। बारामुल्ला से ताल्लुक रखने वाले नासिर एजाज सोफी को कौमी वॉलीबॉल कैंप के स्क्वाड में किया गया है शामिल। यहां से नामजद होने वाले खिलाड़ी चेन्नई में मुनक्कद होने वाली वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2025-26 में करेंगे शिरकत। अब तक इस कैंप में मुल्क भर से 27 खिलाड़ी हुए हैं शामिल। सोपुर में जारी नूरगा फुटबॉल टूर्नामेंट 2025 का क्वार्टर फाइनल मरहले में हुआ दाखिल। गुज़श्ता दिन के और एक मुकाबले में SWFC कश्मीर ने हारून FC को 7-0 के स्कोर से हराकर टूर्नामेंट में आगे के लिए रसाई की हासिल।
नाज़रीन, लोकल स्पोर्ट्स का राउंड अप आपकी खिदमत में फारूक अहमद पेश कर रहे थे। ये प्रोग्राम लाइव टेलीकास्ट हो रहा है आपकी खिदमत में डीडी कशिर चैनल के श्रीनगर स्टूडियो से, और आप हमको यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए भी देख रहे हैं। यूट्यूब पर आप जाइए डीडी कशिर चैनल पर, वहाँ पर प्ले लिस्ट में आपको खेल और खिलाड़ी के एपिसोड्स मिलेंगे आर स्पोर्ट्स प्रोग्राम प्ले लिस्ट में, और आप उनको एंजॉय कर सकते हैं जब भी आप चाहें। और अब नज़र डालते हैं खास नेशनल और इंटरनेशनल स्पोर्ट्स पर इस राउंड अप के साथ। भारत की मकबूल मेंस डबल्स शटलर जोड़ी एस रनकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने पेरिस में वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप में हासिल किया ब्रोंज मेडल। यह है रेड्डी और शेट्टी पेयर का दूसरा बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप कांसी का तमगा। सीओ और किम साउथ कोरियन जोड़ी ने जीता गोल्ड मेडल। मेंस एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट है राजगीर बिहार में जारी। भारत ने फर्स्ट राउंड में अपने ग्रुप के तीनों मुकाबलों में चीन, जापान और कजाकिस्तान के खिलाफ कामयाबी की हासिल। सुपर फोर्स के अपने दूसरे मैच में भारत ने कल मलेशिया को 4-1 से हराया। कोरिया के साथ भारत का मैच रहा 2-2 से बराबर। भारत की फाइनल में पहुंचने की उम्मीद कायम। बेंगलुरु के पास बीसीसीआई के सेंटर फॉर एक्सेलेंस पर दिलीप ट्रॉफी के 2 सेमीफाइनल्स हैं जारी। साउथ जोन ने बनाए हैं अब तक 528 रन 9 विकेट पर। जगदीशन ने बनाई सेंचुरी। वेस्ट जोन ने बनाए हैं 438 रन। पहली इनिंग में गायकवाड ने बनाई सेंचुरी। ताजिकिस्तान में जारी CAFA नेशंस कप में भारत की मेंस फुटबॉल टीम को थर्ड प्लेस के लिए ग्रुप ए के रनर अप से मुकाबला करना है। भारत ने ग्रुप बी में ताजिकिस्तान को हराया। अफगानिस्तान के साथ गोललेस ड्रॉ खेला। ईरान ने भारत को हराया। साउथ अफ्रीका ने मेजबान इंग्लैंड को 3 ODI की सीरीज के दूसरे ODI में, जो कि लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड लंदन पर खेला गया, 5 रन के नजदीकी मार्जिन से हराया। पहला ODI जो कि लीड्स में खेला गया, साउथ अफ्रीका ने 7 विकेट से जीता था। इंग्लैंड ने 325 रन ही बनाए और 5 रन से हार गई मैच। US ओपन 2025 है न्यूयॉर्क में हतमी मरहले में दाखिल। खवातीन के सिंगल्स फाइनल में अराइना साबालेंका का मुकाबला अमांडा एनिसिमोवा से होगा। साबालेंका ने सेमीफाइनल में जेसिका पेजुलिया को और एनिसिमोवा ने ओसाका को हराया। आज मेंस सेमीफाइनल्स में जोकोविच का मुकाबला होगा अल्करेज से और सिनर का फेलिक्स ऑगर के साथ। श्रीलंका ने मेजबान जिम्बाब्वे को 2 ODI की सीरीज में 2-0 से हराने के बाद बुध के रोज 3 T20 की सीरीज के पहले मैच में 4 विकेट से कामयाबी हासिल की और 1-0 की बढ़तरी हासिल कर ली। 2 ODI सीरीज के प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे श्रीलंका के बैटर पोथुम निशंका। US लीग कप फुटबॉल के फाइनल में सिएटल साउंडर्स की टीम ने की बड़ी जीत दर्ज और 3-0 से इंटर मियामी को हराया। लियोनेल मेसी की मौजूदगी में मियामी कोई भी गोल स्कोर न कर सकी। सेमीफाइनल में मेसी ने 2 गोल स्कोर किए थे और अपनी टीम को जिताया था। टोक्यो में अगले हफ्ते शुरू होने वाली वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए दुनिया भर के टॉप एथलीट्स दे रहे हैं अपनी तैयारियों को हतमी शक्ल। भारत की टीम नीरज चोपड़ा की क़यादत में इस चैंपियनशिप में करेगी शिरकत। नीरज चोपड़ा करेंगे भारतीय दस्ते को स्पेयरहेड। और पाकिस्तान की टीम ने मुत्तहिदा अरब अमारात को हराकर अपनी तीसरी जीत दर्ज की। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के खिलाफ अपना एक मैच हारा था और अब फाइनल खेला जाएगा ट्रायंगुलर T20 सीरीज का, जो कि जारी है मुत्तहिदा अरब अमारात के शारजा क्रिकेट ग्राउंड पर। वो खेला जाएगा इतवार के रोज पाकिस्तान और अफगानिस्तान की टीमों के दरमियान। आज अफगानिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात का मैच है, ताहम उसके रिजल्ट का फाइनल पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। और अब आज के मेहमान से मिलने हम चलते हैं मेरे साथी रोशन ख्याल के पास। दोस्तों, कल 4 सितंबर था। 4 सितंबर को हर साल इंटरनेशनल ताइक्वांडो डे मनाया जाता है। दरअसल 1994 में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने ताइक्वांडो को ओलंपिक्स में शामिल करने का फैसला किया। तब से लेकर हर साल 4 सितंबर को इंटरनेशनल ताइक्वांडो डे के तौर पर मनाया जाता है। ताइक्वांडो एक कोरियन मार्शल आर्ट है जिसे 1955 में एक जनरल थे, जनरल चॉय होंग ही, उन्होंने कोडिफाई किया और उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। एक बहुत पुराना कोरियन आर्ट था जिसको होरांग कहते थे, उससे काफ़ी ज़्यादा ताइक्वांडो मुतासिर हुआ है। ताइक्वांडो खेल दरअसल 3 अल्फाज पर मुश्तमिल है। ताई कॉन डू। ताई यानी किकिंग, कॉन यानी पंचिंग और डू यानी आर्ट, यानी इट्स एन आर्ट ऑफ किकिंग एंड पंचिंग। वेरी वेरी एक्साइटिंग स्पोर्ट एंड वन ऑफ द ब्यूटिफुल मार्शल आर्ट स्पोर्ट। और आज हमने ताइक्वांडो और मार्शल आर्ट खेलों पर बात करने के लिए एक मार्शल आर्ट खिलाड़ी को मदऊ किया है। आइए मिलते हैं आसिफ अहमद शाह से। आसिफ साहब, इस प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। थैंक यू रोशन साहब। आसिफ, सबसे पहले हमारे नाजरीन के लिए ये बताइए कि मार्शल आर्ट खेल बशमूल ताइक्वांडो हमारी ज़िंदगी में क्यों अहमियत रखते हैं?
मैं बोलूं कि जितना मैं बोलूं इस पे कम ही बोला जाएगा, क्योंकि मार्शल आर्ट विदाउट मार्शल आर्ट वी आर काइंड ऑफ without martial art when it comes to myself, without martial art it was not possible to focused. जब से मेरे मार्शल आर्ट में मैं खुद के बोलूँगा, मेरी लाइफ में जब से मार्शल आर्ट आया मैं डिसिप्लिन बना, फोकस्ड बना, एम्ड बना, तो क्या ही बोलूँ, मार्शल आर्ट में जितना तारीफ किया जाए उतने कम है मार्शल आर्ट के। यानी मार्शल आर्ट खेल जो है वो आपको जिस्मानी तौर पर और जहनी तौर पर बहुत स्ट्रांग बनाता है, और इससे आप जिंदगी की किसी भी चैलेंज का मुकाबला कामयाबी से कर सकते हैं। जब आप जहनी तौर पर फोकस होंगे, जब आप जिस्मानी तौर पर फिट होंगे, तो जिंदगी में तमाम मरहले आराम से आप गुजार सकते हैं। आपने मार्शल आर्ट का आगाज कैसे किया? मैंने मार्शल आर्ट का आगाज़ किया है 2006-07 से। मैंने 2006 में हमारे इधर बड़गांव में चैम्पियनशिप्स होते थे, मैं देख देख के फैसिनेट हुआ है मार्शल आर्ट को देख के। सो देन मैंने फिर क्लब एक ज्वाइन किया मार्शल आर्ट में, पहलवान स्पोर्ट्स क्लब, विच वाज रन बाय सैयद आशिक हुसैन। तो फिर वहाँ से कंटिन्यू करके मैंने फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल में पार्टिसिपेट करना शुरू किया, फिर उसके बाद स्टेट लेवल चैंपियंस में, उसके बाद नेशनल्स में। सबसे पहले आपने किस मार्शल आर्ट को चुना? देखिए बहुत सारे मार्शल आर्ट्स हैं, उनमें से एक का इंतखाब करना बड़ा मुश्किल हुआ होगा आपके लिए। उस वक्त सबसे पहले कौन सा ऐसा मार्शल आर्ट था विच फैसिनेटेड यू? असल में उन दिनों पे जो ना मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस उन दिनों मिक्सड मार्शल आर्ट किया जाता था। फॉर एग्जांपल एक दिन ताइक्वांडो की प्रैक्टिस की जाती थी, दूसरे दिन वुशु की प्रैक्टिस कराई जाती थी, अगले दिन मुay thai की प्रैक्टिस कराई जाती थी। एवरी डे देयर वाज डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ वी हैव प्लेंटीज नंबर ऑफ ऑप्शंस देयर उन दिनों हमारे पास। फिर हम ताइक्वांडो भी खेल लेते थे, वुशु भी खेल लेते थे, मुay thai भी खेल लेते थे। ग्रेजुअली जब हम ग्रो हो गए, खुद मैच्योर हुए, मैच्योर एथलीट्स बन गए, फ्रॉम बिगनर टू एलीट एथलीट्स में चले गए, तो हमें समझ आया कि स्पोर्ट्स कैटेगरीज क्या होती है, ओलंपिक्स क्या होता है, हमारा खुद का नाम कहाँ होना चाहिए, ओलंपिक्स क्या चीज़ है, तो हम कहाँ कहाँ ले कर सकते हैं। देखिए मार्शल आर्ट में खासकर ताइक्वांडो एक ऐसी गेम है जिसमें बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। ये मराहिल आपने कैसे गुजारे? ये 2018 की गेम है स्टेट लेवल चैम्पियनशिप में, जहाँ पे मैंने गोल्ड हासिल किया था। और ये पिक्चर ऑल इंडिया की है, जहाँ पे मैं एज कोच भी था, एज एथलीट भी रह चुका हूँ विद सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर। ये ऑल इंडिया गोल्फ की पिक्चर है। ऑल इंडिया गोल्फ जो हमने खेला है जयपुर में, राजस्थान में, जहाँ पे मैंने सिल्वर मेडल हासिल किया है। ये 2014 की पिक्चर है जो मैंने ली है छतरगाह स्टेडियम इधर पुणे महाराष्ट्र में। ये ट्रॉफी कौन सी है? ये ट्रॉफी है जो हमने स्टेट लेवल चैंपियनशिप में हमारी क्लब का सबसे ज़्यादा मेडल्स आ गए, तो उसके ट्रॉफी है। ये मेडल 2019 का है, यहाँ पे जम्मू में मल्टीपर्पज़ हॉल के लिए। ये सर्टिफिकेट है, यहाँ मैंने अपने कॉलेज को रिप्रेजेंट किया है ऑल इंडिया यूनिवर्सिटीज़ में। और इसके साथ साथ मैंने बहुत सारे स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन में कोर्स करे हैं। हमें इसके साथ साथ देखना होता है, एक एथलीट की न्यूट्रिशन भी देखना पड़ता है हमें। एक एथलीट का खाली फिजिकल ट्रेनिंग नहीं, हमें फिजियोलॉजिकल भी देखना पड़ता है, मेंटल देखना पड़ता है, न्यूट्रिशनल देखना पड़ता है। और इसके साथ साथ ये भी पिक्चर है, ये नीरज सर का न्यूट्रिशन है। ये वर्ल्ड लेवल कोच से यहाँ मुझे मिले थे, ये NIS पटियाला में, एंटोनियो। और ये एथलीट है एंटोनियो, इनके साथ हमने पिक्चर ली है। सुशील शर्मा जो कि रिनोवेड रेसलर है, इनसे हमने स्कूल गेम्स फेडरेशन में सर्टिफिकेट लिए। NIS में साइपोजियम में बहुत सारे साइपोजियम किए हैं, जिसमें हम दिख रहे हैं एथलीट की परफॉर्मेंस पे कैसे काम की जाएगी, हम एक एथलीट की परफॉर्मेंस कैसे इनहेंस करेंगे। इसी के साथ साथ मैंने स्पोर्ट्स में ना एकेडमिक्स में मैंने बैचलर्स करा है, मास्टर्स करा है। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया पे मैंने काम करा है। डिप्लोमा मैंने किया है कपिंग थेरेपी में। मैंने बहुत सारे मेडल्स वगैरह इसमें मार्शल आर्ट में जीते हैं। मुझे बताइए कौन कौन से टूर्नामेंट आपने नेशनल लेवल पे खेले हैं, कौन कौन से मार्शल आर्ट्स में? नेशनल लेवल पे मैंने खेले HGFI 2015, HGFI 2000 स्कूल गेम्स नेशनल फेडरेशन 2015, HGFI 2016, HGFI 2017, उसके बाद ऑल इंडिया 2019, HGFI 2000, ऑल इंडिया 2021 मैंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट किया है। उसके बाद मैंने फेडरेशन कप एक खेला विद टीम ऑफ JK। ये फाइट बताइए, ये कहाँ की फाइट है, किसके खिलाफ है? ये 2000 रेड कॉर्नर में या ब्लू कॉर्नर में? ये 2011 की फाइट है ये, जो जम्मू में हुई थी। इसमें हमारे बहुत सारे मुकाबले जम्मू वालों के साथ हुई थी, और एक बड़ा इंटरेस्टिंग मुकाबला हुआ था। ये फाइट ऑलमोस्ट 7-8 मिनट चली है। ये जो ये फाइट है, ये मेरी कॉलेज टाइम की है, ऑल इंडिया सिलेक्शन ट्रायल्स है ये। किस जगह? ये थी अमरावती यूनिवर्सिटी। अच्छा।
संत गज बाबा यूनिवर्सिटी, बड़ी एक रिनोवेटेड यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग। आपके अपोनेंट कौन है और आप इसमें मैं ब्लू कॉर्नर में हूँ इसमें। मेरे अपोनेंट थे ये महाराष्ट्र के ये तो वहाँ के महाराष्ट्र मार्शल आर्ट में काफी आगे है, बहुत आगे, तो बहुत आगे। कैसा चैलेंज था आपको, कैसा फेस करना पड़ा, आपका अपोनेंट कितना स्ट्रॉन्ग था? अपोनेंट बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग था। इससे पहले हाइट भी उसकी ज्यादा दिखी। मेरे इसके वेट कैटेगरी है भले कि हम सेम थे, लेकिन हाइट में इसका एडवांटेज था कि मेरे से हाइट में ज्यादा है। लेकिन तो उसको नेगेट करने के लिए आप क्या करते हैं? मैं उनको कंटिन्यूअसली इनको यहाँ डरा रहा था कि कश्मीर ने, इससे पहले भी कश्मीर के बहुत सारे एथलीट्स गए थे इसमें, तो उन्होंने एक ऑरा बनाया था उधर। तो ऑब्वियसली एक साइकोलॉजी में रहता है कि मेंटल प्रेशर बनता है, तो उस चीज़ को डिफेंड करने के लिए मैंने बहुत सारे टेक्निक्स का यूज़ किया। आप जो दिख रहा है कि आप डिफेंसिव टेक्टिक्स अपना रहे हैं इब्तिदा में, ताकि आप शायद अपने अपोनेंट को एग्जॉस्ट करें ना। असल में मैंने इनको इससे पहले ही असल में मेरी फाइट थी, मैं खुद भी एक एग्जॉस्ट हल्का सा हुआ था। फिर मैं बहुत स्टार्टिंग के राउंड में मैंने आधा राउंड खेला था डिफेंसिव, उसके बाद मैंने अटैकिंग स्टार्ट। जैसे मुझे लगा कि मैं अटैक में कामयाब होता रहा हूँ, तो मैं फिर कंटिन्यूसली अटैक करता गया। आमतौर पे ताइक्वांडो में 6 मिनट का मैच होता है, 2-2 मिनट के एक राउंड होता है, उसमें ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स आपको लेने पड़ते हैं। ये बताइए पॉइंट्स कैसे मिलते हैं, कहां पे किक करना, पंच करना, और अगर आप स्पिन करके किक मारें तो उसके कितने पॉइंट्स हैं? असल में स्टार्टिंग में कुछ और रूल्स हुआ करते थे, जबकि सेंसर्स का यूज़ नहीं होता था इससे पहले। जब किक जोर से बजेगी तो उस पर पॉइंट आता था। अब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, VR होता है, सेंसर्स लगे होते हैं, चेस्ट गार्ड में लगे होते हैं सेंसर्स, हेड गार्ड में सेंसर्स लगे होते हैं, फुट गार्ड में चेस्ट गार्ड सेंसर्स लगे होते हैं। उसके बाद फॉर एग्जांपल अगर मैंने डायरेक्ट किक की है चेस्ट गार्ड पे, तो उसके मिलेंगे 1 पॉइंट। स्पिन करके मारेंगे हेड पे तो उसके मिलेंगे 5 पॉइंट, सीधे मारेंगे हेड पे उसके मिलेंगे 3 पॉइंट। तो इसी का तरह पंच मारेंगे चेस्ट गार्ड पे तो 1 पॉइंट। अच्छा, पंच के बारे में मुझे बताइए, क्योंकि आप ज्यादा करीब नहीं जा सकते हैं अपने अपोनेंट के, तो इसीलिए शायद पंचेस का इस्तेमाल बहुत कम होता है, इसलिए किक्स का ज्यादा इस्तेमाल होता है। ये असल में मार्शल आर्ट लेग डोमिनेंट स्पोर्ट है, इसमें ज्यादातर लेग का यूज किया जाता है। और इसमें पंच का यूज हम तब कर जब एक अपोनेंट आ गया था, तब हम पंच का डिफेंस करके चेस्ट पे खाली पंच कर सकते हैं। हम किसी और बॉडी पार्ट पे पंच नहीं कर सकते, खाली चेस्ट पे पंच कर सकते हैं। जब एथलीट लगेगा कि हमें एथलीट क्लोज हो रहा है, तब हम खाली पंच कर सकते हैं चेस्ट गार्ड पे। एक खिलाड़ी कब डिस्क्वालीफाई होता है मैच के दौरान? मैच के दौरान डिस्क्वालीफाई कब होता है? जब 3 से ज्यादा गमजू मिलेंगे एक एथलीट को। गमजू होता है कि वार्निंग, जब एक सेंटर रेफरी होता है इसमें खड़ा, जब सेंटर रेफरी एक एथलीट को 3 बार गमजू देगा, 3 वार्निंग देगा। वार्निंग किस चीज पे मिलती है? वार्निंग मिलती है जो अरीना होता है, अरीना के बाहर होती है रेड लाइन, अरीना के बाहर जैसे कोई एथलीट जाएगा उस पर मिलती है रेड लाइन। मुझे बताइए यहाँ पर पोजीशन क्या है, आप ट्रेल कर रहे हैं लगता है, तो इस फाइट का नतीजा क्या हुआ? इस फाइट का नतीजा हुआ था, पहले तो ये टाई हुआ था, फिर इसके बाद उन्होंने सडन डेथ दिया। सडन डेथ में उन्होंने दिया है कि ये बड़ा दिलचस्प मुकाबला, उधर से महाराष्ट्र के सारे क्राउड थे, इधर से जम्मू कश्मीर का क्राउड था। ओबियसली महाराष्ट्र में था तो इनका तो एक एडवांटेज मिलता है, एक स्टेट नेटिव एडवांटेज मिलता है। उसके बाद इसमें नेटिव सडन डेथ मिला था। सडन डेथ में मिला था कि जो पहला पॉइंट निकालेगा उसकी फाइट होती है। एक रूल होता है वर्ल्ड ताइक्वांडो फेडरेशन का। तो उसमें जैसे ये क्लोज है तो मेरा पहला पॉइंट निकल गया, तो उसमें मेरी फाइट की जीत हुई थी। अच्छा, अब ये बताइए ये मुकाबला कौन सा है, कहाँ पे है? ये मुकाबला है जम्मू यूनिवर्सिटी में। ये जम्मू यूनिवर्सिटी वालों ने कंडक्ट किया था। देखिए, ऐसे में मैं पूछना चाहता था कि कोई खिलाड़ी इंजर्ड हो जाता है तो उसको फर्स्ट एड कैसे दिया जाता है? इनके मुंह पे आपने किक मार दी, तो कैसी सूरत हाल थी? असल में ये फाइट है 2021 की। 2021 में जम्मू यूनिवर्सिटी में ऑल इंडिया पंच स्लॉट चैंपियनशिप हुई थी। चेस्ट गार्ड बहुत जरूरी है, चेस्ट गार्ड बहुत जरूरी है, इसलिए इसमें उसके बगैर बहुत मुश्किल है, इसके बगैर बहुत मुश्किल है। इसमें ना असल में पंच स्लॉट एक बहुत ग्रोइंग स्पोर्ट था इन दिनों। तो ऑल इंडिया पंच स्लॉट की फाइट है ये, जो जम्मू यूनिवर्सिटी में हुई थी। ये आपका अपोनेंट कौन था? ये अपोनेंट था जम्मू का ही था। तो ये फाइनल फाइट थी हमारी। प्रैक्टिस कितनी इंपॉर्टेंट है मार्शल आर्ट्स में? ये मैं मालूम सर, जितनी ज्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे, वेट लिफ्टिंग इसमें हर एक चीज हम देखते हैं। स्ट्रेंथ देखते हैं एथलीट की, कंडीशनिंग देखते हैं एथलीट की, फ्लेक्सिबिलिटी देखते हैं एथलीट की, फिजिकल फिटनेस देखते हैं एथलीट की। इसमें हम बहुत सारे डिफरेंट टेस्ट्स का यूज करके एक एथलीट का बनाते हैं। पावर कितना है एथलीट का, फिजिकल पावर कितना है, फिजिकल क्या है, लंग्स की पावर क्या है, लंग कैपेसिटी कितनी, एंड्योरेंस कितनी है, कि एथलीट कितने टाइम तक, एक एथलीट कितना टाइम तक ग्राउंड में टिक पाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मेरे ताइक्वांडो की बात करेंगे, हम 6 मिनट का होता है। एक एथलीट की कैपेसिटी ऐसी होनी चाहिए 12 मिनट रहना चाहिए एथलीट में। हम उस लेवल की ट्रेनिंग करते हैं। कश्मीर का जो मयार है, हमने देखा कि हमारे खिलाड़ी बाहर जाते हैं। अभी हमने देखा एक लड़की ने गोल्ड मेडल भी हासिल किया, स्पोर्ट्स न्यूज़ में हमने देखा। ओवरऑल जो इंडिया का स्टैंडर्ड है, तो उसके बारे में बताइए, स्टैंडर्ड कैसा है?
आउटसाइड इंडिया का एज कंपेयर टू कश्मीर। कश्मीर का स्टैंडर्ड भी अच्छा है, लेकिन इंडियन स्टैंडर्ड बहुत हाई है। इंडियन स्टैंडर्ड के बारे में बताइए। असल में इंडिया में जितने भी एनसीओज है, सेंट्रल मैच है इंडिया में हुआ है, तो छोटे छोटे नौजवान खिलाड़ी खेल रहे हैं, तो बहुत अच्छा खेल रहे हैं। इनके बारे में बताइए, इस स्टैंडर्ड के बारे में बताइए, और इस स्टैंडर्ड तक कश्मीर का खिलाड़ी कब पहुंचेगा? कश्मीर का खिलाड़ी को इस चीज़ तक पहुंचने के लिए बहुत टाइम लगता है, लेकिन अगर हम बहुत जल्दी, अगर हम जितना जल्दी हम उतना जल्दी हम जितना जल्दी हो सके उतनी जल्द अगर हम कश्मीर में सेंटर ऑफ एक्सलेंस खोलें, एक साइंटिफिक टीम बिठाए एक टीम में, जिसमें स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग होगा, जिसमें फिजियोथेरेपिस्ट होगा, जिसमें न्यूट्रिशनिस्ट होगा, जिसमें स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट होगा, जिसमें लीड कोच होगा। इंटरनेशनल लेवल पे, ये इंटरनेशनल लेवल का मुकाबला है, वर्ल्ड ताइक्वांडो चैंपियनशिप हो रही थी, और इसमें देखिए फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, और देखिए रीच क्या है इनकी, किक्स की। असल में हम यही इसकी वजह क्या है, इसकी वजह अच्छे कैसे हैं? एग्जैक्ट, असल में ये कि जो जितने भी इंटरनेशनल एथलीट्स होते हैं ये साइंटिफिक टर्म्स यूज करते हैं। इसका रिएक्शन रिफ्लेक्सेस कितने असल में यही होता है कि जितना जल्दी हो सके, मैं यही बोल रहा हूँ, जितना फ्लेक्सिबिलिटी हम चेक करें। इसमें हम एक एथलीट को पहले डोमिनेट करते हैं, फिर कौन सा डोमिनेंट पार्ट है, कौन सा चीज़ है जिसमें एथलीट को हम डोमिनेट कर सकते हैं, उन चीज़ों पे हम ज़्यादा काम करते हैं। फॉर एग्जांपल, एक पहले हम टेस्टिंग में करते हैं, हम एक एथलीट की चेक करते हैं, एक एथलीट कहाँ लेकर कर रहा है, फिर उसी हिसाब से हम एथलीट्स की ट्रेनिंग देंगे। देखिए, आज टीचर्स डे मनाया जाता है, और स्पोर्ट्स में भी आपका कोच आपका टीचर होता है, उसका रोल बहुत अहम होता है। वो आपको समझाता है, कोच कैसे करना है, उसकी नजर हमेशा रहती है उस पर। तो कोच का कितना अहम रोल है? मैं बोलूं कि कोच के बगैर तो इन जिंदगी है ही नहीं। कोच डायरेक्शन देखता है, एक एथलीट की डायरेक्शन देता है कोच ही जो होता है, जो दिन रात मेहनत करके, कोच का ड्रीम होता है कि मेरा एथलीट, मेरा प्लेयर ओलंपिक लेवल को रिप्रेजेंट, ओलंपिक लेवल पे खुद को रिप्रेजेंट करे, ओलंपिक लेवल तक पहुंच जाए। एथलीट की बहुत ज़्यादा, कोच की बहुत ज़्यादा, मतलब हमें रेस्पेक्ट करनी चाहिए बहुत ज़्यादा। ये सारा जितना भी हमें होता है, ये सारा कोच का देना होता है। आसिफ, मुझे बताइए, देखिए अब दुनिया ने बहुत तरक्की की है, स्पोर्ट्स वैसे नहीं रहे जैसे पहले होते थे। हम लोग अभी भी पुराने तरीके से स्पोर्ट्स को फॉलो करते हैं। अब इंटरनेशनल लेवल पे आप देखिए, साइंटिफिक लेवल पे स्पोर्ट्समैन को ग्रूम किया जाता है, उसको फिजिकली फिट बनाया जाता है, उसको खेलों के लिए तैयार किया जाता है। उसमें जो खामियां हैं, कमजोरियां हैं, उनको पहले ही आप पिन पॉइंट करते हैं और उन्हीं खामियों पर काम करते हैं। ये बताइए, हमारे यहाँ लद्दाख में एक्सीलेंस सेंटर है, वहाँ पर क्या हो रहा है? खासतौर पे मार्शल आर्ट खिलाड़ियों को और बाकी खिलाड़ियों को फिजिकली फिट रखने के लिए साइंटिफिक लाइंस पे कौन सी पेशरफ्त हो रही है? असल में सबसे पहले जैसे एथलीट एंटर करता है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में लद्दाख में, तो सबसे पहले एक टेस्टिंग की जाती है कि एक एथलीट फ्लेक्सिबिलिटी कैसी है इसकी। जो हमारे पास नॉर्मेटिव डेटा है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया या खेलो इंडिया, वहाँ हमारे टेस्ट होते हैं, वही टेस्ट हम फॉलो, जो प्रोटोकॉल होता है खेलो इंडिया का, वही हम फॉलो अप करते हैं। एक खिलाड़ी, फुटबॉल खिलाड़ी जाएगा, हाँ, फुटबॉल सबसे पहले उसको देखेंगे इसमें कितनी खामियां हैं और कितनी खूबियां हैं। तो खूबियों को वो और नर्चर करेंगे, लेकिन खामियों पे फोकस करेंगे। कैसे फोकस करेंगे? मशीनें कौन सी इस्तेमाल की जाती हैं, और साइंटिफिक लेवल पे बॉडी के किन हिस्सों पे फोकस किया जाता है? एग्जैक्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम ताइक्वांडो की बात करेंगे फॉर एग्जांपल, इसमें हम, ये लेग डोमिनेंट स्पोर्ट है और ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव स्पोर्ट है। फॉर एग्जांपल, इसमें हम करेंगे एथलीट की टेस्टिंग करेंगे, रिएक्शन टेस्ट करेंगे एथलीट की रिएक्शन कितनी है। आज मैं इसको कमांड दूंगा पीछे से, कितना ज़्यादा रिएक्ट करेगा, रिफ्लेक्स कितनी शार्प है इसके, न्यूरोमस्कुलर कितना इसका फास्ट है, मोटेबिलिटी कितनी फास्ट है इनकी। तो लंग कैपेसिटी होता है कि एथलीट की एंड्योरेंस। फॉर एग्जांपल कि मैं एक एथलीट को 6 मिनट्स की फाइट होती है, एक एथलीट का पोटेंशियल इतना होना चाहिए कि वो 12 मिनट्स एक अरेना में रनिंग वगैरह जॉग, इसके लिए डिफरेंट टेस्ट आते हैं, उनको क्वालिफाई करना होता है। फिर हम स्प्रिंट करते हैं, इंटरवल ट्रेनिंग देते हैं, फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ, हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग होते हैं हमारे पास, इंटरवल ट्रेनिंग होती है। साइकोलॉजिकल भी एक ट्रीटमेंट दिया जाता है कि उसको नफसियाती तौर पे बहुत स्ट्रांग बनाया जाता है। बहुत ज्यादा स्ट्रांग। कई ऐसे खिलाड़ी होते हैं जिनमें बहुत ज्यादा टैलेंट होता है, हर लिहाज से वो फिट होते हैं, लेकिन नफसियाती तौर पे कमजोर होते हैं। क्या आप साइकोलॉजिकल लेवल पर भी उनको ट्रीट करते हैं? एग्जैक्ट। असल में उसको बोलते हैं स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, हम अपने टर्म में। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी क्या होता है, इसमें एक एंजाइटी लेवल होती है। फॉर एग्जांपल, इसमें हम टेस्ट करते हैं कि एथलीट की नॉर्मल एंजाइटी कितनी होती है, स्ट्रेट रेट होता है या फिर एंजाइटी होती है, नॉर्मल एंजाइटी किसी वजह से भी हो सकती है। नहीं, मे बी ही इज शाय ऑफ फेसिंग हिज अपोनेंट, ही इज कैमरा शाय होता है। फाइटिंग, जो जितने भी कॉम्बैट स्पोर्ट्स है, जैसे कॉम्बैट स्पोर्ट्स में चेस्ट गार्ड लगाते हैं, एथलीट की हल्की सी श्योरिंग होती है, तो उसको बोलते हैं
स्पोर्ट्स एंजाइटी, गेम बिफोर गेम एंजाइटी हम चेक कर सकते हैं, आफ्टर गेम एंजाइटी और ड्यूरिंग गेम एंजाइटी। जैसे कि अगर हम एथलीट्स की बात करेंगे, नॉर्मली एथलीट ग्राउंड में होता है ना, जैसे ही एथलीट के पास फुटबॉल, एथलीट के पास बॉल आती है, जैसे ही एथलीट के पास बोलते हैं हल्का सा नर्वस होता है। उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए, उस चीज़ को मोटिवेट करने के लिए, और हमारे पास खत्म करने के लिए हमारे पास होते हैं स्पोर्ट्स साइंटिफिक लेवल पे पूरा इसमें हम एक एथलीट में पूरा देखते हैं कहाँ कहाँ खामी है, कहाँ कहाँ इसको इस चीज़ से डरता है, उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए हमारी इंजरीज होती हैं। खासतौर पे आपका जो स्पोर्ट है, मार्शल आर्ट स्पोर्ट जितने भी हैं, आप बहुत सारे खेलों में हिस्सा लेते हैं, उसमें इंजरीज के बहुत चांसेस होते हैं। तो इंजरीज को ठीक करने के लिए फिजियोथेरेपी का कितना रोल है मार्शल आर्ट्स में? बहुत ज़्यादा, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है फिजियोथेरेपिस्ट का मार्शल आर्ट में। हर एक स्पोर्ट्स में इसमें बहुत सारे इंजरीज, बहुत ज़्यादा इंजरी के चांसेस होते हैं, हाई रिस्क स्पोर्ट है, तो इसमें फिजियोथेरेपिस्ट का बहुत बड़ा रोल है फिजियोथेरेपिस्ट का। फॉर एग्जांपल कि एक इंजरी, जब एथलीट की इंजरी होती है, फिर वो डरता है वो किक करने से, जिस किक से लगी होती है, तो फिर उसको ग्रेजुअली कैसे इंजरी रिकवरी करने के लिए फिर बैक टू स्पोर्ट, उसमें एसएनसी कैसे काम करता है, एक बहुत बड़ा लंबा प्रोसेस, इसमें बहुत सारा इंपॉर्टेंट है। एक साइंटिफिक कम्प्लेक्स साइंटिफिक टीम होती है। लद्दाख में साई ने बना दिया एक एक्सेलेंस सेंटर, हमारे यहाँ भी डल लेक के अंदर एक एक्सेलेंस सेंटर है, वाटर स्पोर्ट्स पे फोकस्ड है। क्या समझते हैं आप कि एक्सेलेंस सेंटर्स जितने ज़्यादा होंगे उतने हमारे खिलाड़ी नफसियाती और जिस्मानी तौर पे फिट होंगे, और आगे क्या करना चाहिए मार्शल आर्ट को सपोर्ट करने के लिए और इनको फ़रोग देने के लिए? असल में जितने भी खेलो इंडिया सेंटर है हमारे पास या पीएमडीबी स्कीम से, हर एक डिस्ट्रिक्ट में एटलीस्ट एक सेंटर हब होना ही होना है, सो दैट कि ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी कश्मीर का रॉ टैलेंट है वो बाहर आ जाए, जितने ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें उसमें। आखिर में आप अपने बारे में बताइए, हाउ यूनिक इज आसिफ, हाउ डिफरेंट and outstanding is Asif? Asif is outstanding. I am the first Kashmiri who is having certified from NIS sports scientist, which जो काम कर रहा है different प्लेटफॉर्म्स पे कश्मीर को एथलीट्स के ट्रेन करने के लिए for Olympics and all that stuff. चलिए आसिफ, आप हमारे प्रोग्राम में आए, आपने मार्शल आर्ट्स के बारे में बात की, अपने बारे में बात की, और साइंटिफिक लेवल पे कैसे स्पोर्ट्स को फ़रोग दिया जा सकता है उसके बारे में बात की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आप प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में चलते हैं इमरान गुल के पास। नाज़रीन, उम्मीद है आपको ये बातचीत पसंद आई होगी। आखिर पर आपसे ये शेयर करते हैं, जो नॉर्थ जोन की टीम इस वक्त दुलीप ट्रॉफी का सेमीफाइनल बेंगलुरु में खेल रही है साउथ जोन के खिलाफ, जम्मू कश्मीर के रणजी स्क्वाड के 5 खिलाड़ी, जी हां 5 खिलाड़ी नॉर्थ जोन की स्क्वाड का हिस्सा हैं। इनमें है आकिब नबी, उसके अलावा युद्धवीर सिंह को भी मौका मिला, शुभम खजूरिया हैं और साहिल लोथरा हैं और कन्हैया वाधवन हैं। तो ये एक रिकॉर्ड है जे.एंड.के की क्रिकेट में कि 5 खिलाड़ी नॉर्थ जोन के 11 खिलाड़ियों में खेल रहे हैं साउथ जोन के खिलाफ। खुशी की बात है जे.एंड.के की क्रिकेट के लिए और क्रिकेट लवर्स के लिए। देखते हैं इस मैच के बाद क्या होगा, और जल्द ही रांची का सीजन भी शुरू होने वाला है। सो लेट्स कीप फिंगर्स क्रॉस्ड और उम्मीद करेंगे कि जे.एंड.के की टीम पिछले सीजन की तरह ही एक गोल्डन परफॉर्मेंस देगी रांची ट्रॉफी में और बाकी टूर्नामेंट्स में। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम से खेल और खिलाड़ी की पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।